नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। ठीक है, किस किस तरीके से भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं, कौन कौन भारत का नागरिक बन सकता है और किस किस को भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, या नागरिकता जाति कैसे है। ठीक है, बाहर से कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान आज के टाइम में भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम कानून है। ठीक है, और बनने के बाद कुछ ऐसे प्रावधान या नियम कानून है, नागरिकता गंवाई भी जा सकती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको पिछले वाली क्लास याद दिला देता हूं। पिछले वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था संविधान का भाग 2 पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर क्या है, नागरिकता या सिटीजनशिप। और नागरिकता या सिटीजनशिप के 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हम पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता के अनुच्छेद हैं। ठीक है, आर्टिकल्स है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ये भी नागरिकता के अंदर ही आता है। तो ये नागरिकता तो चल रही है, उसका दूसरा वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे गंवाई जाती है। ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और भारत की नागरिकता गंवाने के तरीके, हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप और हाउ टू लूज इंडियन सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत की नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, 5 ways टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और ये सारे के सारे तरीके किसमें लिखे हुए हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 1955। इसके अंदर कैसे नागरिकता मिलती है और कैसे नागरिकता जाती है, सारे के सारे तरीके लिखे हुए हैं, और समय समय पर जरूरत के हिसाब से इसके अंदर फेरबदल भी होते रहते हैं, नए नियम कानून जुड़ते रहते हैं, पुराने नियम कानून हटते रहते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है, और योगदान क्या, कोई भी इंसान भारत की नागरिकता ग्रहण कैसे करेगा, सारे के सारे नियम कानून इस अधिनियम में है। ठीक है, और कैसे गंवाएगा वो भी हम देखेंगे। तो 5 तरीके भारत की नागरिकता प्राप्त करने के। तो देखो, सबसे पहले तो आपको वही पता है कि 26 नवंबर 1949 तक जब हमने हमारा संविधान लागू किया था, जब हमने हमारा संविधान बनाकर रेडी किया था, उस दिन तक जो भारत के अंदर रह रहा था लगभग सबको भारत का नागरिक बना लिया। यह अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह हम पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं जो इस अधिनियम में लिखे हुए हैं। पहला है जन्म द्वारा, बाय बर्थ। दूसरा है वंश, मूल वंश द्वारा, बाय डिसेंट। तीसरा है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा। चौथा है देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन द्वारा, और 5वां है क्षेत्र समावेश द्वारा या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीके हैं जिनके आधार पर आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जन्म द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है, जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। तो देखो, मैंने आपके सामने कुछ तीन टाइम पीरियड लिख रखे हैं। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म ले लेता था तो भारत का नागरिक बना लिया जाता था। ठीक है, कोई नियम कानून नहीं है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, इस समय सीमा के अंदर 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म ले लेता था तो उसका भारत का नागरिक बना लिया जाता था। कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा है, एनी पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया विद इन दिस टाइम पीरियड। लेकिन उसके बाद दिक्कत होने लगी, बाहर से विदेशी घूमने आते हैं, पर्यटक घूमने आते हैं, यहाँ पे उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत के नागरिक बन रहे हैं। वैसे हम पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, वैसे देश का बेड़ा गर्क है पॉपुलेशन के आधार पर, और भारत से आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा कर रहे हैं और यहाँ के नागरिक बन रहे हैं। बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रतिबंध लगाया, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाया, और सरकार ने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं मानेंगे कि कोई भी भारत में जन्म ले लेगा वो भारत का नागरिक बन जाएगा, माँ बाप चाहे किसी भी देश के हो। तो फिर थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया और कहा गया कि 2 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक, ये दिन भी शामिल है इसके अंदर। ठीक है, 2 जुलाई का दिन भी शामिल है और 2 दिसंबर का दिन भी शामिल है। तो 2 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक कोई भी व्यक्ति भारत में जन्मेगा तो उसका माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या तो माता हो या पिता हो, दोनों होना कंपलसरी है, दोनों में से एक।
either parents of any person who is born in India within this time period should be citizen of India। उस बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात हो रही है इस टाइम पीरियड की। लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत होने लगी, ठीक है। बाहर से, हमारे देश से लोग बाहर के नागरिकों से शादी कर लेते हैं, या वहां के लोग हमारे यहां पर शादी कर लेते हैं, तो उसके आधार पर भी धीरे धीरे देश में काम खराब होने लगा, ठीक है। बाहर से लोग शादी कर रहे हैं, हम लोग बाहर से शादी कर रहे हैं, यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनके संतानें भारत की नागरिक बन रही थी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने और थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाया और कहा कि नहीं भाई, और ज्यादा इसको प्रतिबंधित करो, हम वैसे ही संख्या में बहुत ज्यादा है, कहीं बाल्टी भरकर उधल ना जाए, ठीक है। तो फिर और रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया और कहा गया कि भाई नहीं, 3 दिसंबर 2004 का दिन और इस दिन के बाद से लेकर अब तक, जब तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 दिसंबर 2004 का दिन भी शामिल है। 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब तक, जब तक कि हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्मेगा तो उसका माता और पिता दोनों भारत का नागरिक होना चाहिए। माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे तभी उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्थ, जन्म के आधार पर, ठीक है। इस टाइम पीरियड में उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हैं। बोथ पेरेंट्स ऑफ दैट चिल्ड्रन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही बोर्न इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। तो जन्म के आधार पर ये टाइम पीरियड है। हमने स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 से, जब हमने संविधान लागू किया, और अब हम आ पहुंचे हैं अब तक, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो निक जोनास का बच्चा है, निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा का बच्चा है, वो भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ये तो भारत की नागरिक है लेकिन निक जोनास नहीं है। तो इस वक्त वो बच्चा भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्मेगा, जिसके माता और पिता दोनों क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। निक जोनास भारत का नागरिक नहीं है, प्रियंका चोपड़ा ही है। एक और एग्जांपल, सोनिया मिर्जा है और उसने पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी की है, उनका बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि सोनिया मिर्जा तो भारत की नागरिक है, माता तो है, लेकिन उसके पिताजी भारत के नागरिक नहीं है। तो आज के टाइम पे जो भी बच्चा भारत में जन्मेगा उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होंगे, उन्हीं की संतानों को भारत का नागरिक माना जाएगा, जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर। उसके बाद दूसरा टाइप देखो, दूसरा है वंश के आधार पर, बाय डिसेंट, मूल वंश के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाती है। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन या इसके बाद भारत के बाहर कोई भी बच्चा जन्मा है वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता, माता ने की, केवल पिता जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं अमेरिका चला जाता हूं तो मेरा जन्म भारत हुआ है, जन्म के आधार पर मैं भारत का नागरिक हूं। मेरी संतान अगर अमेरिका में पैदा होती है तो वो भारत की नागरिक हो जाएगी, क्योंकि मैं उस संतान का पिता जन्म के आधार पर क्या हूं, भारत का नागरिक हूं। तो वही लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसका पिता जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है। केवल उसका पिता, दादा परदादा नहीं, ठीक है, केवल उसका पिता का जन्म भारत में हुआ है और उसकी संतान भारत से बाहर जन्म ले लेती है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा प्रतिबंधित किया गया कि थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट करते हैं, केवल पिताजी ही क्यों, माताजी को भी शामिल कर ही लेते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक, 10 दिसंबर भी शामिल है और 2 दिसंबर भी इसमें शामिल है, ठीक है। 10 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर भारत से बाहर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसका माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक था जन्म के आधार पर, ठीक है। तो हल्का सा अंतर है, यहां पर केवल पिताजी को रखा गया था, ठीक है, 1950 से लेके 92 तक, लेकिन 92 से लेकर 2004 तक माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है, तो उसकी संतान अगर भारत से बाहर पैदा होती है तो वो भारत की क्या हो जाएगी, नागरिक हो जाएगी, ठीक है, भारत की नागरिक हो जाएगी। ये बात है 2004 तक की, ठीक है, 2004 तक की बात है। इस वक्त क्या प्रावधान है, ठीक है, इस वक्त क्या प्रावधान है देखो ध्यान से।
तो देखो, जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का बच्चा है वो इस आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है, अगर वो भारत से बाहर, देखो जन्म द्वारा, एक बार इसको देखो, जन्म द्वारा मतलब जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ये इस आधार पर था, ठीक है, और ये किस आधार पर है, अगर भारत से बाहर कोई बच्चा जन्मे हमारे भारत के किसी नागरिक का, तो इस आधार पर निक जोनास का बच्चा बन सकता है, लेकिन वो नहीं बनेगा क्योंकि ये 2004 तक ही था भाई, ये केवल 2004 तक ही था। अब 2004 के बाद यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद क्या प्रावधान है और अब तक क्या प्रावधान है, 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब तक, जब तक कि हम पढ़ रहे हैं, क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान तो यही है कि इसके बाद भारत से बाहर कोई भी बच्चा जन्मेगा तो वो वंश के आधार पर भारत का क्या बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा, लेकिन उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक जन्म के आधार पर भारत के नागरिक होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर 2 चीजें शामिल है, 2004 के बाद किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं हो, जो बच्चा बाहर जन्मा है उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं हो, माता पिता तो दूसरे देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता ना हो, पासपोर्ट ना हो, और दूसरा उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकृत करवाया गया हो। जब बच्चे का जन्म हुआ था ना, तो जन्म के 1 साल के अंदर अंदर उसको भारत का जो दूतावास होता है, हर एक देश में होता है, जो भारत का एम्बेसी होती है, एम्बेसी या दूतावास या जिसको कॉन्सुलेट कहते हैं, उसके अंदर उसका पंजीकरण होना चाहिए, उसी को भारत का नागरिक माना जाएगा वंश के आधार पर 2004 के बाद। तो ध्यान से देखना, यहां पर प्रियंका चोपड़ा का बच्चा वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे? भाई 2004 के बाद अब तक प्रियंका चोपड़ा इसी टाइम पीरियड में है। प्रियंका चोपड़ा क्या है? भारत की नागरिक है। निक जोनास भारत का नागरिक नहीं है, तो माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में जन्म लिया हुआ होना चाहिए। तो प्रियंका चोपड़ा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब अगर प्रियंका चोपड़ा का बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर वो भारत के दूतावास में पंजीकरण करवा लेती है, तो उसका बच्चा भारत का नागरिक वंश के आधार पर बन जाएगा। उसका बच्चा जन्म के आधार पर नहीं, लेकिन वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन जाएगा कि उसकी माता भारतीय है और उसका बच्चा अगर भारत से बाहर जन्म लेता है और 1 साल के अंदर अंदर भारत के दूतावास में पंजीकरण करवा लेते हैं, तो उसका बच्चा भारत का नागरिक वंश के आधार पर होगा। ठीक है, तो देखो तीनों चीजें मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर अगर कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो वंश के आधार पर बन जाएगा भारत का नागरिक। शर्त यह कि उसका पिता जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया भाई, पिताजी को ही क्यों, माताजी को भी शामिल कर लो। उसके बाद कहा गया कि 1992 से लेकर 2004 तक भारत के बाहर कोई भी बच्चा जन्मेगा तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसकी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। ठीक है, दूसरा। और तीसरा, 2004 के बाद अब तक जब तक कि हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा भारत से बाहर जन्म लेता है तो वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसकी माता या पिता जन्म के आधार पर भारत की नागरिक हो। और 2 शर्तें और है कि उस बच्चे का कोई पासपोर्ट ना हो उस देश से संबंधित। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है आज के टाइम पे कि बच्चे के जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको भारतीय दूतावास में, इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना पड़ेगा। तो प्रियंका चोपड़ा का बच्चा जन्म लेने के बाद अगर दूतावास में वो रजिस्ट्रेशन करवा देती है 1 साल के अंदर अंदर, तो उसका बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। सिंपल है। तो ये वंश के आधार पर है, इससे पहले हमने जन्म के आधार पर देखा था। ठीक है। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है? सबसे पहले भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का या इंडियन ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, इंडियन ओरिजिन का मतलब उसके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लड़दादाजी, सरदादाजी, जितने भी दादाजी है, अगर वो ये सिद्ध कर देता है कि मेरा मूल वंश क्या है, भारत है, मेरे दादा, पिताजी, परदादा भारत के निवासी थे, उनका जन्म भारत में हुआ था, उसको बोला जाता मूल वंश के आधार पर। ठीक है, तो
भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, इंडियन ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है, बशर्ते उसको 7 साल तक स्थायी रूप से भारत में निवास करना पड़ेगा। 7 साल तक स्थायी रूप से भारत में निवास करना पड़ेगा। या दूसरा, भारतीय नागरिक से शादी करने वाला या वाली, भारत के नागरिक से कोई भी आदमी शादी, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर कि मैं भारत का नागरिक हूं, अगर बाहर की कोई लड़की, बाहर के किसी देश की लड़की मुझसे शादी कर लेती है, तो वो लड़की शादी करते ही भारत की नागरिक नहीं बन जाएगी, उसको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा और फिर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही वो भारत की नागरिक बन सकती है। शादी करते ही तुरंत नहीं बनेगी, ठीक है। तो भारतीय नागरिक से शादी करने वाला या शादी करने वाली, जैसे मान लेती है, अभी मैंने आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिया है कि बाहर की कोई लड़की मुझसे शादी कर लेती है, तो उसको भारत का नागरिक बनने के लिए कम से कम 7 साल तक भारत में निवास करना पड़ेगा स्थायी तौर पर, तब जाके वो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिक बन सकती है। और तीसरा, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भाई आपने देखा होगा अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, कतर, इनके अंदर भारत के बहुत सारे नागरिक काम करते हैं, तो इनकी संतानें तो वहीं जन्म लेगी, और अगर इनकी संतानें वहां जन्म लेगी तो जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे 18 साल के, उनको आराम से नागरिकता दे दी जाएगी। भाई तो कामकाज के चक्कर में बाहर चले गए हैं ना, है तो भारत के नागरिक, तो ये जो कामकाज के चक्कर में, जिनको हम एनआरआई कह देते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, जो कामकाज के चक्कर में 6 महीने से ज्यादा भारत से बाहर रहते हैं, उनकी संतानें अगर बाहर जन्म ले लेगी तो उनकी संतानें जब 18 साल की होगी, वो पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बना ली जाएगी। तो 3 प्रावधान इसमें है कि भारतीय मूल का या इंडियन ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। शर्त यह है कि वो 7 साल तक भारत में स्थायी रूप से निवास करे, बस उसका ओरिजिन इंडिया से होना चाहिए, उसका दादा, पिता, परदादा, सरदादा, लड़दादा या मड़दादा, जितने भी दादा है भारत से संबंध रखते हो। दूसरा, अगर भारतीय नागरिक से कोई बाहर का लड़का या लड़की शादी कर लेता है तो उसको भी लगभग 7 साल तक रहने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। और भारत के नागरिकों के बच्चे जो बाहर कामकाज करते हैं, जब ये 18 साल की उम्र के हो जाएंगे तब इनको डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन या देशीकरण द्वारा, मतलब विदेशी को देशी बनाना है, जो विदेशी है उसको डायरेक्ट देशी बनाना है, नेचुरल बनाना है, देशी बंदा बनाना है। तो अगर कोई शुद्ध रूप से, देखो यहां पर क्या था, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति था या भारत का कोई नागरिक था, यहां पर अगर शुद्ध रूप से भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत के दादा पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, भारत से कोई भी संबंध नहीं है किसी भी प्रकार का, अगर वो इंसान भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको 12 साल तक भारत में स्थायी रूप से निवास करना पड़ेगा। भारत से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वंश के आधार पर, ना ही ओरिजिन के आधार पर, किसी आधार पर कोई लेना देना नहीं है। शुद्ध रूप से अगर वो विदेशी नागरिक है, अगर प्योर फॉरेनर है, तो उसको 12 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके उसको हम नागरिकता देंगे। और 5वां है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समावेश द्वारा, ठीक है। तो देखो संविधान लिखने वाले पहले सब कुछ लिखे जा चुके हैं, मैंने आपको आर्टिकल 1 भी पढ़ा दिया है, ठीक है, कि छोड़ो उसको, अभी छोड़ो। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समावेश द्वारा, यदि कोई बाहरी राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है ना कि कोई भी बाहरी क्षेत्र या तो हम जीत लें लड़ झगड़ कर, या कोई अपनी इच्छा से हमारे अंदर शामिल होना चाहे, कोई जमीन का टुकड़ा हमारे भारत में मिलना चाहे, कोई भी टेरिटरी का हम अगर इनकॉर्पोरेशन करें, अगर किसी भी क्षेत्र का भारत राज्य में समावेश करें, समाविष्ट करें, मिलाएं, तो उसके नागरिक भी क्या होंगे, भारत के नागरिक। और उसकी कंडीशन और शर्तें, उसके नियम कानून खुद पार्लियामेंट तय करेगी कि भाई कितने दिनों बाद हम इनको नागरिकता देंगे। तो जो भी बाहर से कोई जमीन का टुकड़ा या राज्य भारत में शामिल होगा, उनके लोगों को भी हम भारत का नागरिक मानेंगे। अब ये डिपेंड करेगा हमारी सरकार के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, कि वो नियम कानून के आधार पर बनाए। जैसे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को, ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य मिला था। और लगभग 6 महीने तक रहने के बाद, लगभग 6 महीने तक रहने के बाद सभी सिक्किम के लोगों को भारत का नागरिक बना लिया गया था। तो ये 5 प्रकार है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से, और चौथा है देशीकरण के माध्यम से, और 5वां है राज्य क्षेत्र अधिकरण के द्वारा या क्षेत्र समावेश के द्वारा। तो ये तो 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के।
अब ये देखते हैं कि नागरिकता गंवाने के कितने तरीके हैं। भाई नागरिकता प्राप्त तो कर ली, भारत की नागरिकता आपसे कैसे छीनी जा सकती है, आप कैसे गंवा सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिकता गंवाने के 3 तरीके, 3 ways टू लूज इंडियन सिटीजनशिप, ये भी लिखा हुआ है किसमें, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखा हुआ है। तो पहला है स्वेच्छा या अभित्याग द्वारा, खुद की मर्जी से, खुद के त्याग द्वारा, बाय रिनंसिएशन। दूसरा तरीका है समाप्ति द्वारा, बाय टर्मिनेशन। और तीसरा तरीका है वंचित किए जाने द्वारा, बाय डिप्राइवेशन। तो इन 3 तरीकों को अब हम एक एक डिटेल में समझते हैं, क्या कहते हैं ये 3 तरीके। सबसे पहले देखते हैं स्वेच्छा या अभित्याग द्वारा, आप अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता गंवा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, लेकिन कुछ शर्तें हैं, ठीक है, कुछ शर्तें हैं। आप अपनी इच्छा से, ठीक है, अपने त्याग के द्वारा और या रिनंसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, आप भारत की नागरिकता को लूज कर सकते हैं, गंवा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बशर्ते 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। पहली, वयस्क, आपकी मेजॉरिटी एज होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूं। और दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, एक तो 18 साल से ज्यादा उम्र हो, आपकी मेजॉरिटी एज हो, आप वयस्क हो, और दूसरा आपका मस्तिष्क क्या हो, स्वस्थ हो, साउंड माइंड हो। राह चलता कोई बावड़ा आदमी बोले कि मैं भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता, कौन मानेगा, उसको होशो हवास ही नहीं है, पता ही नहीं है कि शब्द की गरिमा क्या है, होती क्या है नागरिकता। बावड़ा आदमी रास्ते में जा रहा हो, बोले भारत का नागरिक मुझे नहीं रहना है, नहीं जाएगी उसकी नागरिकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, उस शब्द का मतलब क्या है। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो आप वयस्क होने चाहिए और दूसरा स्वस्थ मस्तिष्क होने चाहिए, बावड़े पागल या अधकचरे माइंड के नहीं होने चाहिए। दूसरा तरीका क्या है गंवाने का, समाप्ति द्वारा, टर्मिनेशन के द्वारा। देखो आप सभी को पता है कि भारत राज्य एकल नागरिकता देता है, सिंगल सिटीजनशिप देता है, मतलब भारत का, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं, एक टाइम पे आप केवल भारत के नागरिक रह सकते हैं। अगर आप अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, नागरिकता से पत्ता, नाम काट दिया जाएगा। तो भारत एकल नागरिकता देता है, भारत सिंगल सिटीजनशिप देता है, और सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप केवल भारत के नागरिक ही रह सकते हैं, भारत के नागरिक होने के साथ साथ किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और ये अनुच्छेद 9 में भी मैंने आपको पढ़ाया पिछली वाली क्लास में, अनुच्छेद 9 में यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भारत का नागरिक अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एज्यूम द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री देन ही इज नो लॉन्गर बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला, अपनी इच्छा से भी आप गंवा सकते हैं, बशर्ते 2 कंडीशन, स्वस्थ होने चाहिए और वयस्क होने चाहिए। और समाप्ति द्वारा, अगर आप अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं और गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो आपका नागरिकता से पत्ता काट दिया जाएगा। और तीसरा है वंचित किए जाने द्वारा, बाय डिप्राइवेशन, वंचित कर सकता है भारत सरकार आपको या भारत राज्य आपको नागरिकता से वंचित कर सकता है, आपकी नागरिकता छीन सकता है अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं। कैसा? पहला, संविधान का सम्मान ना करें। अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, अगर आप भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता जाने का खतरा है, भारत सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है। दूसरा, जाली या नकली दस्तावेज बनाकर अगर आपने भारत की नागरिकता ग्रहण की है, आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई इंसान नकली या जाली दस्तावेज बनाकर राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है, तो गवर्नमेंट को अगर पता चल जाएगा कि इस इंसान ने नकली दस्तावेज, जाली दस्तावेज, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर भारत की नागरिकता ग्रहण की है तो आपकी नागरिकता जाने का खतरा है, भारत राज्य आपकी नागरिकता छीन सकता है। तीसरा, अगर आप भारत के किसी दुश्मन देश के साथ व्यापार करने लग जाएं, बातचीत करने लग जाएं, हमारे देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करने लग जाएं, तब भी आपकी नागरिकता जाने का पूरा पूरा खतरा है। भाई हमारे दुश्मन देश के साथ बातचीत करोगे, संबंध बनाओगे, व्यापार करोगे, ट्रेड करोगे, कम्युनिकेशन या बातचीत करोगे या हमारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसको दोगे तो सिंपल सी बात है, भारत राज्य के आप नागरिक थोड़ी रहोगे फिर, ठीक है।
आप तो खत्म हो जाओगे फिर। आ जाओ भाई आगे। उसके बाद चौथा है, अगर भारत की नागरिकता लेने के बाद आप किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता लेते हैं, मान लेते हैं कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लेते हैं, या नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेते हैं, और नागरिकता लेने के 5 साल के अंदर अंदर, नागरिकता लेने के 5 साल के अंदर अंदर अगर आपको किसी देश के अंदर कम से कम 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल से ज्यादा हुई तो ठीक है, और कम से कम आपको 2 साल की सजा हो जाती है किसी विदेशी राज्य में, तो आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी, आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। तो देखो ध्यान से, भारत की नागरिकता ग्रहण करने के पश्चात 5 साल के अंदर अंदर, विद इन 5 years, इफ you are imprisoned in another country for at least 2 years, then you will be no longer the citizen of India. The state of India can detain your citizenship। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर अंदर अगर किसी विदेश के अंदर किसी दूसरे देश में या दूसरे कंट्री में आपको कम से कम 2 साल की सजा हो जाती है, तो आपकी नागरिकता छीनने का खतरा है। 2 साल से ज्यादा हुई है तो हाँ, 1 साल के नहीं, 1.5 साल के लिए नहीं, कम से कम 2 साल तो सजा होनी चाहिए। ठीक है, और 5वां है, अगर आप बिना भारत सरकार को बताए 7 साल तक भारत से बाहर रहते हैं, बिना भारत को बताए, यहां पर अपने घर वालों को बताए, या पुलिस स्टेशन में बताए, या भारत सरकार के किसी इंसान को बताए, या दूसरे देश में जाकर भारतीय दूतावास को भी कुछ नहीं बताया है, इंडियन एम्बेसी को भी कुछ नहीं बताया, मतलब 7 साल तक आपका अता पता नहीं है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के, अगर आप 7 साल तक लगातार, ऐसा नहीं है, लगातार 7 साल तक अगर भारत से बाहर रहोगे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे 2 साल रह के आ गए, फिर भारत में आ गए, फिर 3-4 साल रह लिए, फिर भारत में आ गए, फिर 2-5 साल रह लिए, फिर भारत में आ गए, नागरिकता नहीं जाएगी। लगातार अगर आप बिना किसी सूचना के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के भारत राज्य से रहते हैं 7 साल तक, तब आपकी नागरिकता जाने का खतरा है, भारत राज्य आपकी नागरिकता छीन सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से भारत की नागरिकता या भारत की सिटीजनशिप आप गवा सकते हैं, लूज कर सकते हैं। पहला तो है अपनी इच्छा से, दूसरा है समाप्ति द्वारा, और तीसरा है वंचित किए जाने द्वारा, डिप्राइवेशन के द्वारा। और अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सबसे पहले, एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत हमने किस देश से लिया है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके, जो भी आपको अच्छा लगे, एक ही बात है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है? भारत किस आधार पर नागरिकता देता है? भारत ब्लड रिलेशन के आधार पर नागरिकता देता है, भारत खून के रिश्ते के आधार पर नागरिकता देता है। अमेरिका किस आधार पर नागरिकता देता है? अमेरिका जमीनी कानून के आधार पर नागरिकता देता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जस सोली। इंग्लिश में बोला जाता है जमीनी कानून को जस सोली। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब यह कि कोई भी इंसान जो अमेरिका की धरती पर पैदा हो जाएगा वो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा। कोई भी बच्चा, चाहे उसके माता पिता अमेरिका के नागरिक हैं या नहीं है, उनकी संतान, अगर कोई भी बच्चा अमेरिका की जमीन पर पैर रख देगा, पैदा हो जाएगा, उसको अमेरिका का नागरिक बना लिया जाएगा। इसको कहते हैं जस सोली। तो भारत राज्य खून के रिश्ते के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है और अमेरिका जमीनी कानून के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो हमारा नागरिकता अधिनियम है 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, अब तक इसमें 5 बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, 5 बार इसमें संविधान संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, कितनी बार, कब कब? एक तो 1986 में पहला संशोधन किया गया, 2003 में दूसरा संशोधन किया गया, 2005 में तीसरा संशोधन किया गया, 2015 में चौथा संशोधन किया गया और 2019 में 5वां संशोधन किया गया। तो समय समय पर सरकार जरूरत के हिसाब से ये जो हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके अंदर संशोधन या अमेंडमेंट करती रहती है। तो 5 बार ये कर चुके हैं। लेटेस्ट 2019 में आपको पता है, मैंने आपको रिपीट भी किया था पिछली वाली क्लास में, कि 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देशों से 6 समुदायों के लोग, 6 समुदाय कौन कौन से? हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और इसके अलावा जैन, सॉरी एक रह गया कौन सा, हिंदू, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों के लोग अगर इन 3 देशों से भारत में आकर रहते हैं तो केवल 5 साल ये भारत में रह जाएं, इनको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा।
ये 2019 में हमने संशोधन किया है। केवल 5 साल रहना है। वैसे आपको पता है कि भारतीय मूल का है तो उसको कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। अगर शुद्ध रूप से विदेशी है तो उसको कम से कम 12 साल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इन 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 6 समुदाय के लोग, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, इन 6 समुदाय के लोग 5 साल तक भारत में रह जाएंगे, इनको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। क्योंकि इन 6 समुदायों पर इन 3 देशों में बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। और आपने एक एनआरआई का नाम सुना होगा। एनआरआई को बोलते हैं बेटा नॉन रेजिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय। कौन है ये लोग? एनआरआई भारत के ही नागरिक है। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन भारत के ही नागरिक है। लेकिन अब आपको पता है कि भारत से बाहर अगर कामकाज करना है, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यहां पर इनको कामकाज तो करना है, तो ये लगभग हमेशा ये पूरी साल भर ही बाहर रहते हैं। तो कोई भी भारत का नागरिक अगर 182 दिन से ज्यादा, कोई भी भारत का नागरिक अगर 182 दिन से ज्यादा, मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 182 डेज भारत से बाहर रहता है ना, तो उसको हम कह देते हैं एनआरआई है। वो ईद का चांद हो गया, वो आता ही नहीं है भारत में। अरे आएगा क्यों? कामकाज करना है तो 15-20 दिन या महीने के लिए आएगा, वरना बाहर ही रहेगा। आपको पता है सऊदी अरेबिया में लाखों लोग हैं, अमेरिका में लाखों लोग हैं। तो एनआरआई भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन कामकाज के चक्कर में उनको भारत से बाहर रहना पड़ता है। तो कोई भी भारत का नागरिक जो 6 महीने से ज्यादा या 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर निवास करता है, भारत से बाहर रहता है, उसको हम एनआरआई कह देते हैं। और आपको पता है 9 जनवरी को एनआरआई डे भी मनाया जाता है, एनआरआई दिवस भी मनाया जाता है, अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन ऐसा? अरे ये हुआ था इस दिन ऐसा कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौट कर आए थे बच्चों। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।